सब परिचय सुनिएगा। देखिए, जिन देशों का संविधान संघात्मक यानी कि फेडरल, संघात्मक यानी कि फेडरल या परिसंघात्मक यानी कि खो फेडरल होता है, उनके सामने ये प्रश्न होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का दायित्व का बंटवारा कैसे। तो मैंने कल की क्लास में ही सुबह 10 बजे वाले बैच में आप लोग को स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संविधान कैसा है, संघात्मक है कि खो फेडरल है कि एकात्मक है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक का क्या अर्थ होता है और भारतीय संविधान कैसा है। तो यहां पे मैंने आपको ये चीज बताने का प्रयास किया कि जिस भी देश का संविधान क्या होता है, या तो संघात्मक होता है या तो परिसंघात्मक होता है। तो उनके सामने ये प्रश्न हमेशा ही होता है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है या जो दायित्व है यानी शक्ति जो है और दायित्व जो है उसका बंटवारा कैसे हो। ठीक है, तो ये समस्या इंग्लैंड जैसे एकात्मक देशों के सामने नहीं उठती है, क्योंकि वहां पे एकात्मक पद्धति है, यानी कि राज्यों को कोई शक्ति दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो एकात्मक जो देश होते हैं ना, वहां पे ऐसे सवाल नहीं उठती, क्योंकि वहां पे संघ की शक्ति में हिस्सा मांगने वाले राज्यों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधान में जो है इस प्रश्न का उत्तर तलाशना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं क्या है, संघात्मक संविधान है, संघात्मक देश है। खैर हमारे यहाँ एकात्मक के भी कुछ प्रावधान है और संघात्मक भी है, यानी हम मिसलेनियस है। ठीक है, तो हमारे सामने भी ये मतलब एक सवाल है कि जो ये क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति जो है, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका बंटवारा कैसे। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों और दायित्वों को कैसे बांटे, ये कई कारकों पर निर्भर करता है, यानी एक फैक्टर नहीं है जिसपे हम इसको बांट देंगे, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि उस देश का ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी हैं, यानी जो भारत का निर्माण हुआ वो किस तरीके से निर्माण हुआ, अमेरिका का निर्माण हुआ कैसे हुआ, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ कैसे हुआ, तो उसकी ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी हैं, भौगोलिक संपर्क कैसा है, संचार और परिवहन की सुविधाएं कैसी हैं, जनता की इच्छा क्या कहती है, विभिन्न राज्यों का चरित्र कैसा है। इन सभी कारणों से जो है विभिन्न संघात्मक देशों में शक्तियों और दायित्वों का वितरण जो है या मात्रा जो है प्रकृति में अंतर है। यानी जो विशेषता अमेरिका के संघात्मक संविधान में है, जरूरी नहीं है कि वो भारत के संघात्मक संविधान में भी वही विशेषता दिखाई दे, क्योंकि हर देश का अपना एक अलग इतिहास होता है, अलग भौगोलिक संपर्क होता है, अलग संचार और परिवहन की सुविधाएं होती है, जनता की इच्छा होती है, विभिन्न राज्यों का चरित्र अलग अलग होता है। तो कुल मिला के इन सभी फैक्टर को अगर ध्यान में दीजिएगा तो आपको निकल के आएगा कि प्रत्येक संघात्मक जो देश हैं, उनकी शक्तियों का बंटवारा एक समान नहीं हो सकता है, उनके दायित्वों का बंटवारा जो है एक समान नहीं हो सकता। तो एक और अगर भारत की बात करें, कनाडा जैसे देश शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में झुके हुए हैं, यानी भारत और कनाडा देखेंगे तो इनकी जो है केंद्र की शक्ति जो है मजबूत नजर आती है। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड और को देखें तो वहां पे राज्य जो है ज्यादा सशक्त नजर आते हैं, और अमेरिका की स्थिति जो है इतिहास के साथ बदलती रही है, यानी वर्तमान में अमेरिका जो है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति संतुलन की स्थिति में, यानी दोनों मजबूत है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि केंद्र राज्य संबंध हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पे, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। 10 सेकेंड का वेट करता हूं, मैं पानी लेके आ जाता हूं, कुछ भी डाउट है यहां तक तो पूछ लीजिए।
कोई डाउट नहीं है ना? चल, तो अब हम आगे बात करते हैं। सामान्य से परिचय हो गया, तो देखा जाए अभी सामान्य से परिचय का हिस्सा है। तो देखा जाए तो केंद्र और राज्यों में कुल 4 प्रकार की शक्तियों और दायित्वों का बंटवारा हो सकता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। एक हो गया आपका विधायी संबंध, यानी विधायी शक्तियों का बंटवारा कर दें। एक हो गया प्रशासनिक संबंध, एक हो गया आपका वित्तीय संबंध, और एक चौथा लिख लीजिएगा यहां पे, ठीक है, न्यायिक संबंध। यानी केंद्र और राज्यों में शक्तियों का अगर बंटवारा करें तो हम टोटल 4 प्रकार के शक्तियों और दायित्वों का जो है बंटवारा हो सकता है कि केंद्र की विधायी शक्ति क्या होगी, राज्य की क्या होगी, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति क्या होगी, राज्य की क्या होगी, केंद्र की वित्तीय संबंध क्या होगा, राज्य का क्या होगा, न्याय को भी लेके ऐसे हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्र और राज्यों में किया गया है। लेकिन भारत में 3 ही शक्ति, यानी न्यायिक के अलावा विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का ही बंटवारा किया गया है। यानी कि न्यायिक का बंटवारा हम नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप देखेंगे ना कि राज्यों का अपना एक अलग कोर्ट है और केंद्र का अलग कोर्ट है। यानी प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग अलग कोर्ट है और दोनों का क्षेत्राधिकार अलग है। यानी कि केंद्र का कोर्ट जो होगा ना, सुप्रीम कोर्ट, वो राज्यों के कोर्ट को अधीनस्थ नहीं है बल्कि स्वतंत्र है। जबकि भारत में आप देखेंगे कि जितने भी हमारे देश के हाई कोर्ट हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के क्या है, अधीनस्थ के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भारत में न्यायिक जो है बंटवारा हम नहीं पढ़ते। क्लियर हो गया होगा आप लोग को ये बात भी? तो भारत में हम 3 ही शक्ति का बंटवारा पढ़ेंगे, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है, अब देखिएगा, इसका कारण है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था क्या है, एकात्मक है। एकात्मक का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य के न्यायालय अलग अलग ना होकर एक ही सोपान क्रम में स्थित हैं। यानी शेष तीनों शक्ति दायित्वों का विभाजन भारतीय संविधान में भी किया गया है। क्लियर है? तो अब हम इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो शक्तियों का विभाजन करने का सामान्य तरीका यही है कि केंद्र और राज्य जिन विषयों पे शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होंगे उनकी सूचियां बना ली जाए कि भाई आप इस विषय पे कानून बनाएंगे, आप इस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, आपके पास इतने कर आएंगे। सिंपल सी बात है। विधायी संबंध क्या 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 मतलब है कि आप किन किन विषयों पे कानून बना सकते हैं। राज्यों का सूची अलग दे दो, केंद्र का सूची अलग दे दो। प्रशासनिक संबंध का क्या मतलब है कि आप किसे नियुक्त करेंगे, आप किसे प्रतिनियुक्ति करेंगे, किसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारी शक्तियां प्रशासनिक संबंध में दे दो। और वित्तीय संबंध यानी आप कौन सा कर वसूलोगे, आपका आय का स्रोत क्या होगा, ये वित्तीय संबंध हो गया। तो सिंपल सा तरीका तो यही है ना कि क्या कर लिया जाए, उनकी सूचियां बना ली जाए और इन सूचियों को केंद्र सूची यानी संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट कहा जाता है। आज जो विषय दोनों सूचियों में शामिल नहीं होते उन्हें अवशिष्ट विषय यानी कि रेसिड्यूरी टॉपिक्स कहा जाता है। यानी जो संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और संविधान में भी बताया गया है कि अवशिष्ट विषयों पे कानून बनाने या प्रशासन करने की शक्ति जो है केंद्र के पास होगा या राज्य के पास होगा। ये बात स्पष्ट रूप से बताया गया। तो कुछ देशों में एक तीसरी अनुसूची भी है जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, और इसमें शामिल विषयों पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने और प्रशासन करने की शक्ति होता है। तो संविधान में बताया गया है कि दोनों के कानून में विरोध होने पे किसके कानून वैध माना जाएगा। तो ये पूरी कहानी है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध की। ठीक है, तो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा दूसरी बात कि संविधान निर्माण के समय भारत की स्थिति भी अत्यंत जटिल थी। यानी जब देश का संविधान बन रहा था तो हमारे जो देश के संविधान निर्माता थे उनके सामने कई बड़ी बड़ी समस्याएं थी। समस्या क्या थी? लगभग 600 रियासत को जोड़कर भारत बना था। यानी 600 रजवाड़े जो कभी स्वतंत्र होते थे, ऐसे 600 रजवाड़ों को जोड़ के भारत का निर्माण किया गया था। ठीक है, और धर्म, जाति, भाषा, जनजाति, नस्ल जैसे मुद्दों को विघटन और अलगाव के खतरे मौजूद थे। यानी कोई जाति के नाम पे अलग रहना चाहता है, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई क्षेत्र के नाम पे। तो विघटन और अलगाव के बड़े खतरे मौजूद थे जब देश का संविधान का निर्माण हो रहा था। तो संविधान सभा शुरू में तो राज्यों को अधिक शक्तियां देने के पक्ष में थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस प्रक्रिया में उभरने वाली सांप्रदायिकता को देखकर उसकी राय बदल गई। यानी कि लोगों को लगा कि यार आज अगर हम राज्यों को शक्ति ज्यादा दे देंगे तो आज पाकिस्तान बना है, कल पाकिस्तान जैसे 50 गो और देश बनेगा। ठीक है,
तो पाकिस्तान के निर्माण और उस प्रक्रिया में उभरने वाली सांप्रदायिकता को देखकर संविधान सभा का राय जो है बदल गया। और इसी समय भाषा के मुद्दे पे जिस तरह देश में विघटन का माहौल बना, आपने देखा आंध्र प्रदेश का कौन था जी, मैं भूल गया, तो आंध्र प्रदेश का, मतलब कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। तो ये सारे मुद्दे जब निकल के आए ना, तो विघटन का माहौल दिख रहा था और उसने भी संविधान सभा को मजबूत केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया। यानी कि मैंने कहा ना कि हमारा संविधान कैसा है ये हमारे ऐतिहासिक पहलुओं पे भी डिपेंड करता है। और वही बात मैं आपकी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो हमने पाकिस्तान को बनते देखा, साथ में हमने भाषा के मुद्दे पे कई राज्यों का पुनर्गठन को देखा। तो सिंपल सी बात है, जब आप संविधान बना रहे हैं और आपके सामने जो उपस्थित समस्या है उसको ध्यान में रख के संविधान का निर्माण होगा। तो उसने भी संविधान सभा को मजबूत केंद्र की स्थापना के लिए प्रेरित किया। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा ने 3 सूचियां बनाई। एक बनाया केंद्र सूची, दूसरा बनाया संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा बनाया समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दे दी गई कि भाई देखो, जो विषय संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य समवर्ती सूची में नहीं है वो सब अवशिष्ट सूची में आएंगी और ये शक्तियां केंद्र के पास रहेगा। तो इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया कि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पे अगर मतभेद होता है, समवर्ती सूची का मतलब जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, और इन दोनों कानून में अगर टकराहट होती है तो केंद्र का कानून जो है प्रभावी माना जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही वैध माना जाए। तो फिर आप देखेंगे कि समवर्ती सूची में 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी था, ठीक है। तो उसमें शामिल विषयों पे मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय की शक्ति किसकी थी? गवर्नर जनरल के पास थी। तो संविधान सभा ने ये शक्ति जो है केंद्र को सौंप दिया, उसी को आधार बना के। तो ये पूरी कहानी थी, सामान्य सा परिचय था कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सामान्य सा परिचय था और इस सामान्य से परिचय से आपके प्रीलिम्स में कई सवाल जो है डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। इस सामान्य से परिचय से जो है कई सवाल आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम केंद्र राज्य को 3 संबंध में बांट देंगे। तो मैं इसको बांटता हूं, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, मैं खुद लिख के ना पूरा गंदा कर देता हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाग 11 की, तो भाग 11 में जो है आपको 2 चीजें दी गई है। भाग 11 में आपको क्या मिलेगा? विधायी संबंध का जिक्र किया गया है संविधान के भाग 11 में, और प्रशासनिक संबंध का जिक्र किया गया है किसमें? भाग 11 में। और भाग 12 में जो है आपको वित्तीय संबंध का जो है जिक्र किया गया है। तो संवैधानिक स्थिति क्या है कि भाग 11 विधायी संबंध है, भाग 11 प्रशासनिक संबंध है। आर्टिकल 245 से 255 तक विधायी संबंध भाग 11 में है, प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 भाग 11 में है। और जबकि अगर वित्तीय संबंध की बात करेंगे तो भाग 12 आर्टिकल 268 से लेकर 293 में क्या दिया गया है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिया गया। तो यहां से भी डायरेक्टली सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे चीजों को मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब हम चीजों को आराम आराम से पढ़ते हैं, एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा, एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा कि संवैधानिक स्थिति क्या है। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, सिंपली मैं बता देता हूं। क्या लिखिएगा कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध मुख्यतः भाग 11 में दिए गए और इसका शीर्षक है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 का शीर्षक है और इस भाग में 2 अध्याय है। तो पहले अध्याय में विधायी संबंध दिया गया है, आर्टिकल 245 से 255 बताए गए हैं, जबकि दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध दिया गया है, यानी कार्यकारी संबंध दिया गया है, आर्टिकल 256 से 263। आज जहां तक वित्तीय संबंध का सवाल है तो उनकी चर्चा भाग 12 में, भाग 12 के कुछ हिस्से आर्टिकल 268 से 293 में किया गया। इसके अलावा संविधान के कुछ अन्य हिस्सों में भी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आपातकाल की घोषणा से संबंधित उपबंध भी जो है इसी के हिस्सा है कि आपातकाल के समय विधानमंडल की क्या शक्तियां होती है, केंद्र की शक्तियां क्या होती है, ये सारी चीजें भी क्या है, कुछ अन्य प्रावधान जो है अन्य भाग में भी उपस्थित है, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको सामान्य सा परिचय के साथ सारी स्थिति क्लियर हो गई। यानी अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी मैंने बस सिंपल सी बात ही आपको बताई कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम केंद्र राज्य संबंध के बीच में 3 संबंध पढ़ने वाले हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। और मैंने बता दिया कि इसके संवैधानिक प्रावधान संविधान में कहां कहां किया गया है, ठीक है। इतनी बातें मैंने बताई और इसमें हम लोग मेंस के भी मुद्दे पढ़ेंगे।
कि विधायी संबंध को लेकर केंद्र राज्यों में क्या टकराहट के बिंदु है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है, प्रशासनिक संबंध को लेकर, वित्तीय संबंध को लेकर, कोरोना काल में क्या स्थिति है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में बात करें। तो मुझे उम्मीद है कि चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। चैप्टर को समझाने में ही मुझे चला गया कितना, 18 मिनट। चैप्टर को समझाने में ही 18 मिनट चला गया। तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कहिएगा सर खुदे पढ़ाते हैं, खुदे समझते हैं, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चलता है, लाइव क्लास का क्या मतलब है। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। मैं वेट करता हूं 10 सेकंड, क्योंकि आप लोग का कमेंट 10 सेकंड लेट आता है। पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। विश्वास मानिए, जितना डिटेल में मैं आपको केंद्र राज्य संबंध पढ़ाने वाला हूं, इतना डिटेल में अगर कोई टीचर आपको पढ़ाते हुए मिल जाए तो मुझे बताइएगा, मैं भी उससे का क्लास करके सीख लूंगा। जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, इतना डिटेल में ना मैंने खुद कभी इससे पहले पढ़ाया है और ना ही आपको इतना डिटेल में कोई पढ़ाएगा। किसी बुक्स की आवश्यकता नहीं, और किसी बुक्स में खोल के देख लीजिएगा उतना डिटेल में मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो बस समझते चलिएगा, हर चीज कवर करूंगा तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्र राज्य का विधायी संबंध। क्या देखते हैं, केंद्र राज्य का विधायी संबंध। तो टॉपिक डाल लीजिएगा, यहाँ पे तो डाला ही गया है, विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि भाग 11 में है। ठीक है, भाग 11 का प्रथम अध्याय, यहां लिख लीजिएगा, भाग 11 प्रथम अध्याय। भाग 11 प्रथम अध्याय, आर्टिकल 245 से 255 विधायी संबंध का जिक्र जो है करता है। तो विधायी संबंध का अर्थ क्या होता है, पहली बात तो यही कि विधायी संबंध का विधायी संबंध का अर्थ क्या होता है, यानी केंद्र और राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों की तुलनात्मक स्थिति क्या है, यही केंद्र राज्य के विधायी संबंध है। तो यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां पे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बार बार भूल जाते हैं। थोड़ा सा आजकल मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, यूट्यूब की क्लास बहुत स्लो रहने वाली है, क्योंकि ये मैं उन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूं जो बच्चे बार बार पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता, बार बार पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बहुत स्लो क्लास लेके चलूंगा, तो चिंता मत कीजिएगा। विधायी संबंधों का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों की तुलनात्मक स्थिति क्या है। तो संविधान के भाग 11 के प्रथम अध्याय आर्टिकल 255 से 255 में, 245 से 255 में विधायी संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया गया है, जिसे अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले। तो हमारा पहला टॉपिक है विधायी संबंध से रिलेटेड, और वो पहला टॉपिक क्या है, तो आपका पहला टॉपिक है, मैं इसको कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, कहां लिखूं, मैं इसे लिखता हूं आगे, यहां लिखता हूं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका, देखिए मैं टॉपिक के रूप में बांट के पढ़ा रहा हूं, पहले मैं आर्टिकल के माध्यम से पढ़ाया था। देखिए ये आर्टिकल के माध्यम से पहले मैं पढ़ाता था, मजा नहीं आता था, अब मैं थोड़ा सा बदल के पैटर्न पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को मजा आएगा, समझ में आएगा। तो विधायी संबंध के तहत हमारा पहला संबंध है, पहला टॉपिक है राज्य क्षेत्रीय विस्तार, राज्य क्षेत्रीय विस्तार, यानी इस तरीके से मैं खुद भी पहली बार आप लोग को पढ़ा रहा हूं, पहले मैं दूसरे स्टाइल से पढ़ाता था। राज्य क्षेत्रीय विस्तार, इसे इंग्लिश में लिखते चलिएगा भाई, हिंदी वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, टेरिटोरियल, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है ना जी, गलत है, एक्सटेंशन,
ठीक है, देखिएगा, तो राज्य क्षेत्रीय विस्तार का संबंध इस बात से है कि केंद्र और राज्य के विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून कितने भूभाग पे प्रभावी हो सकते हैं। राज्य क्षेत्रीय विस्तार का क्या मतलब है, मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग देखिए, मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कितनी बार बता चुका हूं, बच्चे भूल जाते हैं। राज्य क्षेत्रीय का विस्तार का मतलब क्या है कि केंद्र तथा राज्य की जो विधायिकाएं हैं, विधायिकाएं का मतलब क्या है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, और राज्यों का जो विधानसभा और विधान परिषद है, इनके द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो कितने भूभाग पे प्रभावी होंगे। तो लिखिएगा, केंद्र तथा राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा बनाए गए कानून कितने भूभाग पर प्रभावी होंगे, प्रभावी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। तो आर्टिकल कहां गया, तो आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 के खंडों में, अलग अलग खंडों में, क्लॉज में इसकी व्याख्या की गई है। यानी कि आर्टिकल 245 किससे संबंधित है, राज्य क्षेत्रीय विस्तार से। तो डायरेक्टली पीटी में क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 245 किससे संबंधित है, याद रखिएगा, राज्य क्षेत्रीय विस्तार से। राज्य क्षेत्रीय विस्तार का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य के विधायिकाओं के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वो कितने भूभाग पे प्रभावी हो सकते हैं, ये आर्टिकल 245 बताता है। और इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल 245 के अलग अलग क्लॉज में। तो हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 245 क्लॉज 1। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि या तो टीचर जल्दी में पढ़ा के निकल जाते हैं, या तो बच्चे बार बार पढ़ते हैं फिर भी समझ में नहीं आता। तो मैं इसके साथ कोई रिस्क नहीं लूंगा, एकदम आराम से सिस्टमेटिक वे में चलूंगा, धीरे धीरे एकदम, क्योंकि ये फ्री क्लास है, कोई जल्दबाजी नहीं है कि कितने क्लास में खत्म करना है। 50 क्लास लगेगा, 50 क्लास पढ़ाएंगे, दिस इज नॉट प्लस क्लास। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। एक तो थक गए हैं आज, पता नहीं कैसे, थकते नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी नहीं है जितना आप लोगों को दिख रहा है, वो तो जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं तो खराब दिख रहा है। देखिएगा, तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 इस बात की राज्य क्षेत्रीय विस्तार की एक्सप्लेनेशन करता है। और आर्टिकल 245 क्लॉज 1 क्या कहता है, तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 कहता है कि इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए, इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। यानी कि यहां पे दो बातें स्पष्ट कर दिया गया कि जो शक्ति राज्य को सिर्फ उस राज्य के लिए कानून बनाने के लिए दी गई है, वही शक्ति संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने के लिए दी गई है। क्या बात समझ में आया, कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, यानी किसी राज्य के लिए भी, ठीक है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र या इसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। ठीक है, तो अगर इस खंड की भाषा पे ध्यान देंगे तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, तो मैं आर्टिकल यहां पे लिख दूं कि आप सुन लिए। ठीक है, देखिएगा, आर्टिकल 245 के आर्टिकल को मैं लिख देता हूं, कोई रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा लिखते समय आराम की अनुभूति होगी। तो इस संविधान का, क्योंकि ये सरल शब्दों में मैं लिखवा रहा हूं, आपको इतना सरलता से मिलेगा नहीं, इसलिए मैं लिखवा देता हूं, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए,
रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, ठीक है, या आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए जी, अगर बना सकते हैं तो स्लो क्लास चलेगा, तो बना सकते हैं, ये क्लास स्लो रहेगा। राज्य क्षेत्र या उसके किसी, ठीक है, किसी भाग के लिए, ठीक है, भाग के लिए विधि बना सकेगी, और राज्य का विधानमंडल राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए, अब आगे कहां लिखूं मैं, उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ये आर्टिकल है आपका 145 क्लॉज 1, एक सॉरी 245 क्लॉज 1। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी, और राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी, बताया, और उसी बातों को आपको सुनना है, मैं लिख नहीं सकता हूं इतना ज्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे इस खंड का, यानी कि इस आर्टिकल का, इस खंड की भाषा पे अगर ध्यान देते हैं, भाषा पर ध्यान देंगे तो निष्कर्ष, यहां पे निम्नलिखित शब्द लगा लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। तो निम्नलिखित निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते, निकाले जा सकते हैं। यानी इस आर्टिकल को आपने पढ़ा तो क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं, और उसे मैं लिखूंगा नहीं, आपको सुन के अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पहला निष्कर्ष तो ये निकलेगा कि संसद के पास शक्ति है कि वो पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति है कि वो संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ये पहला निष्कर्ष है। अब इसे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, किंतु संसद और राज्य विधानमंडल की शक्ति असीम नहीं है, यानी कि वे संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखा गया है उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसीलिए दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि संसद और राज्य विधानमंडल की ये शक्ति जो है असीम नहीं है, यानी संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही इनका जो है ये प्रयोग कर सकते हैं, और संविधान के कई अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल की शक्ति को सीमित करते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखाया, यानी कि बताया कि वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो संसद और राज्यों के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे, लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे कि जैसे, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संसद और राज्य विधानमंडल की ये शक्ति असीम नहीं है, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते ही ये इसका प्रयोग कर सकते हैं, और संविधान के कई अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल की शक्ति को सीमित करते हैं। अब फिर लिखेंगे कि जैसे, और जैसे में यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे कितना, 5 ठो, नहीं 5 नहीं, मतलब ज्यादा पॉइंट जाएगा, कम से कम 10 से 11 पॉइंट जाएगा, 10 नहीं, बताते चलता हूं 1 बाई 1, ठीक है, बताते चलता हूं। तो यहाँ पे कई पॉइंट जाएंगे, जैसे 7-8 पॉइंट तो आराम से जाएंगे, ठीक है, जैसे कम से कम 7 पॉइंट तो जाएंगे ही जाएंगे।
जैसे पहला पॉइंट, आपको ये सब नोट डाउन करना है, नहीं नोट डाउन कीजिएगा केंद्र राज्य संबंध कभी नहीं समझ में आएगा, और ये पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, इट्स मोर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कि संसद सिर्फ केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पे ही कानून बना सकती है, जबकि राज्य विधानमंडल राज्य सूची में शामिल विषयों पे, तो राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषयों पे भी कानून बना सकती है, बशर्ते कि संसद ने पहले से उस विषय पे कोई कानून इस आशय के साथ बना रखा हो कि उसका कानूनी पूरे देश में लागू होना चाहिए, यानी संसद से पारित करा रखा हो, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि इनकी शक्ति असीमित नहीं है, और ये आपने देख लिया कि असीमित कैसे नहीं है। दूसरा दूसरा यहां पे क्या पॉइंट निकल के आता है कि कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकार को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऐसा करने से रोक लगाता है। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा विधि जो फंडामेंटल राइट को अल्प करता हो, कम करता हो, ऐसा विधि ना राज्य का विधानमंडल बना सकता है, ना ही संसद बना सकता है। तो यहां पे लिखेंगे कि कोई भी राज्य का विधानमंडल मूल अधिकार को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 ऐसा करने पे रोक लगाया है। तो इसको यहां पे सीमित आपने देख लिया कि कैसे इसकी शक्ति सीमित हो गई। तीसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, यानी बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध हो। तो ये तीसरा पॉइंट भी इसको क्या करता है, इनकी शक्तियों को सीमित करता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और कुछ राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई हैं, और इन शक्तियों के तहत वे ऐसे नियम या निर्देश जारी कर सकते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल की विधियों पे हावी हो जाते हैं, यानी राज्यों का विधानमंडल वहां पे क्या हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, या फिर केंद्र का संसद जो है शक्तिहीन हो जाता है राष्ट्रपति के आदेश के आगे। तो ये भी क्या करता है, इनकी शक्तियों को सीमित करता है। अगला एक आर्टिकल अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, आर्टिकल 240, ठीक है। तो आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति जो है संघ 7 संघ राज्य, सॉरी वर्तमान में 8 है ना जी, ठीक है 8 है ना, तो आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति 8 संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है 8 संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति है, और ये नियम जो है संसद द्वारा पारित कानूनों में भी संशोधन कर सकता है। तो ये भी इनकी शक्ति को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, ठीक है। अगला यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है, कि 5वीं अनुसूची के द्वारा राज्यपालों को विशेष शक्ति दी गई है, जिसके तहत वे निर्देश देते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पे लागू नहीं होगा। ये राज्यपालों को और ऐसी शक्ति दी गई है, ठीक है। तो वे अनुसूचित क्षेत्रों की शांति और सुशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल के विधियों को संशोधित या निरसित करने की शक्ति रखता हो, यानी कि यहाँ राज्यपाल इतने मजबूत हो गए कि इनकी शक्ति को असीमित से रोक दिए, सीमित कर दिए। फिर तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे एक और 6ठी अनुसूची की बात, कि 6ठी अनुसूची के द्वारा असम के राज्यपाल को विशेष शक्ति दिया गया, जिससे के तहत वो निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई अधिनियम किसी स्वायत्त जिला यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पर लागू नहीं होगा, कुछ अपवादों के साथ लागू होगा। तो ये भी इनके शक्ति को क्या करता है, सीमित करता है। एक और शक्ति है इनका, एक शक्ति और है कि राष्ट्रपति को संसद के अधिनियमों के संबंध में ऐसी ही शक्ति मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्वायत्त जिलों के संबंध में दी गई है। साथ ही त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपालों को वहां के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियों के संबंध में यह शक्ति दी गई है। तो ये मैंने जितने पॉइंट बताए ना, ये लगभग सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। कहां पे पढ़ने हैं मैं बता देता हूं, ये सारे पॉइंट दोबारा से आप लोग पढ़ेंगे। यहां पे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए क्या बातें हैं, यहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ राज्यों के लिए जो विशेष उपबंध है इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, और अभी मैंने 8 संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया, इसे यहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक लाइन में लिखवा दिया ना, ये एक एक चैप्टर है, ये एक एक चैप्टर है आपका।
जो मैंने अभी बता दिया, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए क्या प्रावधान है, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कैसे है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शासन व्यवस्था कैसी है, ये एक एक चैप्टर है। तो इसे अभी आगे की क्लास में आप पूरी डिटेल में समझेंगे। अभी यहाँ पे बस आपको ये जान के रखना है कि कैसे जो है इनकी शक्ति को सीमित करता है। जो मैंने अपनी बातें बताई कि आर्टिकल 245 क्लॉज 1 के तहत जो राज्य क्षेत्रीय विस्तार है, जो संसद को और राज्य के विधानमंडल को शक्तियां दी गई है, वो कैसे असीमित नहीं है, यानी कि सीमित है, उसको मैंने यहाँ पे जैसे के पॉइंट में लिखवा दिया। लेकिन इस जैसे के पॉइंट को समझने के लिए आपको इस पूरे चैप्टर को समझना पड़ेगा, चैप्टर ये और चैप्टर ये, तब जाके ये जैसे वाले पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तो अभी के लिए आपको सेम टू सेम लिख लेना है अपने नोट में, और ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आगे क्लियर होगा। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताइएगा, क्लियर है यहां तक? भाई नोट्स बनाते चलिएगा, इसका कोई नोट्स मैं नहीं दूंगा, इसका कोई भी नोट्स मैं नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये फ्री क्लास है। मैं कोई भी नोट्स नहीं दूंगा, आप नोट्स अपना बनाते चलिएगा, ठीक है? क्लियर? एक बार जल्दी से वाई करके बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे? राज्य क्षेत्रीय विस्तार देख रहे थे, जिसमें मैंने पहला व्याख्या किया आर्टिकल 245 क्लॉज 1 में। अभी इसका दूसरा व्याख्या क्या है? आर्टिकल 245 क्लॉज 2 क्या कहता है? चलिए, अभी आपने एक देखा ना, आर्टिकल 245 के कई क्लॉज हैं और उन सभी क्लॉजों में राज्य क्षेत्रीय विस्तार बताया गया। तो अभी आपने आर्टिकल 245 क्लॉज 1 देखा, अब देखते हैं आर्टिकल 245 क्लॉज 2 क्या कहता है। मैंने कहा ना कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो कोई पढ़ाए तो मुझे बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है बाबू, पिछले 4 दिन से कोशिश कर रहा था इस क्लास को स्टार्ट करने का, बड़ी प्लानिंग लगती है, बहुत समय लगता है, तब जाके ऐसे क्लास का निकल के आता है अर्थ, ठीक है? देखिएगा आर्टिकल 245 क्लॉज 2 क्या कहता है, यानी राज्य क्षेत्रीय विस्तार के बारे में आर्टिकल 245 क्लॉज 2 क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले आर्टिकल लिख देता हूं, ठीक है? तो इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर, मतलब कि अविधि मान्य, यानी कि उसको खारिज नहीं किया जाएगा, या आप ऐसे लिख लीजिए अविधि मान्य, अविधि मान्य, यानी उसकी अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी, नहीं समझी जाएगी। कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा। तो ये आर्टिकल 245 क्लॉज 2 अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो क्या लिखा गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पे अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा, यानी कि राज्य के क्षेत्र से बाहर जो है होगा, इसलिए उसे अविधि मान्य नहीं माना जाएगा। अब इसको सरल शब्दों में हम समझते हैं, ये तो हो गया टेक्निकल संविधान की भाषा। अब इसको थोड़ा सा सरलता से करता हूं, ठीक है? और उसे मैं लिखूंगा नहीं, उसे आपको समझना है। तो लिखिएगा यहां पे सिंपल सा कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। यहां पे क्या लिखा है? अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्यतीत परिवर्तन होगा, यानी कि राज्य से बाहर होगा, इसलिए उसे अविधि मान्य नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते। तो इसका पहला अर्थ क्या निकलता है कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। और यह सच है कि ऐसे कानून लागू करवाना प्रायः संभव नहीं हो पाता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे यानी संवैधानिक स्तर पे प्रत्येक संप्रभु विधानमंडल के पास यह शक्ति है कि संसद की इस शक्ति के कुछ अच्छे उदाहरण भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में देखे जा सकते हैं।
इसकी धारा 3 और धारा 5 में ऐसे कई प्रावधान है जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर किए जाने वाले अपराधों को समेटते हैं। जैसे विजय माल्या के मामले में आप देखेंगे कई ऐसे केसेस हैं जहां पे संसद से बाहर भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर कोई व्यक्ति भाग के चला जाता है तो उस पे राज्य का विधानमंडल काम करता है, संसद के द्वारा बनाई गई विधान शक्तियां काम करती है और उसको हम पकड़ के लाते हैं। असल में तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कानून का उल्लंघन करेंगे भाग जाएंगे कहीं और तो आपके ऊपर भारत का कानून काम नहीं करेगा, करेगा। तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है जो मैंने आपको बताया कि संसद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर के लिए भी कानून बना सकती है। यानी संसद शायद ये कानून बना सकती है कि जो भी भारत का नागरिक है भारत से बाहर रह रहा है अगर इस कानून का उल्लंघन करेगा तो हम उसको जेल में डाल देंगे। यानी ये शक्ति है। बात समझ में क्लियर है? अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जाए अमेरिका में जाके कहे क्या कहे कि भारत जो है गलत राष्ट्र है वगैरह वगैरह, टेररिस्ट है, फलाना ठिकाना ढिमका, तो क्या संसद उसको सजा नहीं देगी? अगर वो भारत का नागरिक है तो संसद ऐसे व्यक्ति पे क्या करेगी? सजा दे सकती है, चाहे वो भारत के बाहर क्यों ना। समझ में आ गया? समझ गए होंगे आप लोग, बहुत समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। तो ये आर्टिकल 245 क्लॉज 2 था। क्लियर है? क्लियर है? थका दिए आज आप लोग। बस एक और पॉइंट यहाँ पे, राज्य क्षेत्रीय संबंध क्या है? देखिए, तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 में के संदर्भ में एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, आर्टिकल 245 क्लॉज 1 जो आपने पढ़ा, तो आर्टिकल 245 क्लॉज 1 से ये एक प्रश्न उठता है कि अगर किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून किसी अन्य राज्य पे थोड़ा बहुत प्रभाव डालता है तो उसे वैध माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? मतलब जैसे यूपी ने भी कानून बनाया और बिहार ने भी कानून बनाया, लेकिन यूपी के कानून बिहार के कानून को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है या बिहार का कानून यूपी के कानून को प्रभावित कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर प्रभाव डालता है तो उसे वैध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए निर्णय दिया है कि राज्य का कानून अन्य राज्य के क्षेत्रों में लागू हो सकेगा बशर्ते कि राज्य ये साबित कर दे कि उस कानून का प्रयोजन पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि किसी अन्य राज्य पर इसका प्रभाव पड़ता है तो पड़ने दे। ठीक है, तो अगर ये प्रभाव थोड़ा बहुत है या किसी व्यक्ति विशेष अथवा उसकी गतिविधियां तक सीमित है तो इतने मात्र से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून अवैध नहीं होना चाहिए। और इसी सिद्धांत को राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहा जाता है। तो इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखे कहा जाता है? थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ठीक है, इंग्लिश में से हिंदी में कहते हैं राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। तो आपसे कल के डेट में पूछ ले कि ये क्या होता है तो अब आप लोग बताने में सक्षम होंगे कि थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस या राज्य क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत क्या कहता है। तो यहां से जो भी बातें थी आप लोगों को मैंने बता दिया। तो आपने पहला टॉपिक देखा यहां से, कहां से यार, ये थोड़ा सा अनसिस्टेमेटिक हो गया है। हाँ, भाग 11 प्रथम अध्याय विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 में आपने पहला आर्टिकल देखा, केवल आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 एक आर्टिकल आपने देखा और उससे रिलेटेड सारी बातों को मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। यानी आज के क्लास का समरी यही है कि आपने सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा। ठीक है, आपने सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा। रिवर्स रिलेटेड इशू यहीं से आएगा जी, ये सारी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आगे आएगा। अभी हम लोग केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं इसलिए उन मुद्दों को यहाँ पे लिंक नहीं कर रहा। तो आपने आज के क्लास में सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। ठीक है, आपने सिर्फ एक जो है यहाँ पे आर्टिकल पढ़ा। अब कोई ये मत कीजिएगा सर इतना धीरे पढ़ाइएगा तो काम कैसे चलेगा? चलेगा बाबू, क्योंकि इसको मैंने फास्ट पढ़ा के देख लिया है, बच्चों के सर के ऊपर से जाता है। ठीक है, बच्चों के सर के ऊपर से जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और कई सारे टीचर तो इसे इतना जल्दी में पढ़ाते हैं कि 2 क्लास में खत्म हो जाता है और ये आपको चलेगा कम से कम 15 घंटा। ठीक है, क्योंकि ये मेंस और पीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा इस बार लक्ष्य है कि ये जो